आई होप सो कि हमने एक्सपेंस स्टॉक तक का एडजस्टमेंट ठीक से कर लिया था और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑन डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। नाउ चिल्ड्रन, आपको मोटर कार यहां पे कितनी वैल्यू पे नजर आ रही है? 5 लाख रुपीज। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स दैट वी हैपन टू सी? 40,000। और कैपिटल कितना है? 20 लाख। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है डेप्रीसिएशन मोटर कार पे कितना है? 10%। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, डेप्रीसिएशन अगर 10% है तो 10% ऑफ 5 लाख इज रुपीज 50,000। आफ्टर डेप्रीसिएशन आपकी मोटर कार कितने की बचेगी? 4,50,000 की, जो आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब इस एडजस्टमेंट में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, और क्या इंफॉर्मेशन है? 3/4 ऑफ द मोटर कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर कार में 4 पहिए होते हैं तो 3 अपने घर ले गए हम। नो 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 नो। इसका मतलब है कि ये जो 40,000 रुपीज का आपका एक्सपेंस है चिल्ड्रन, रिपेयर्स, आप इसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक 3/4 पार्ट एंड एक 1/4। 3/4 पार्ट किस लिए है? पर्सनल यूज। और सो कॉल्ड 1/4 पार्ट बिजनेस यूज। तो अगर आप 40,000 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे, व्हाट्स योर आंसर चिल्ड्रन? 30,000। ये पर्सनल यूज के लिए है, तो वी विल बी क्लासिफाइंग इट एज व्हाट? ड्रॉइंग्स। एंड 1/4 ऑफ 40,000 इज व्हाट? 10,000। ये बिजनेस यूज के लिए है, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज एक्सपेंस, एंड दिस एक्सपेंस वुड बी डेबिटेड वेयर? पीएल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर व्हाई नॉट इन ट्रेडिंग? भाई ट्रेडिंग में तो हम बाइंग से रिलेटेड एक्सपेंस लिखते हैं, जो बाइंग ऑफ गुड से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट रिपेयर टू मोटर कार इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, रादर इट इज इनडायरेक्ट, इसलिए पीएल में जाएगा। सर क्यों 10,000 जाएगा, पूरा 40 नहीं जाएगा? साफ साफ लिखा है, व्हाट पोर्शन इज मेंट फॉर पर्सनल यूज? 3/4। 40,000 में से तो किया हमने 40,000 का। मोटर कार की पूरी सो कॉल्ड जो यूसेज है, वो क्या बिजनेस में हो रही है? नो। कितनी हो रही है? सिर्फ 3/4 बिजनेस में हो रही है। 3/4 पर्सनल है, तो 1/4 बिजनेस है। तो भाई मोटर कार की रिपेयरिंग पे जो खर्चा हो रहा है, जो मोटर कार का वेयर एंड टेयर है, जो कार घिस रही है, वो किस वजह से? इज इट बीइंग यूज्ड होनली फॉर बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं। वो यूज किसके लिए हो रही है? पर्सनल पर्पस के लिए। तो भाई अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, इन दैट केस चिल्ड्रन, क्या हम पूरा का पूरा एक्सपेंस बिजनेस का माने? इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है कि पूरा का पूरा खर्चा बिजनेस का मान लिया जाए? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहां पे मोटर कार का जो 1/4 पार्ट है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, और 3/4 वुड बी ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? ऐसे ही डेप्रीसिएशन के साथ स्टोरी बनाएंगे हम। डेप्रीसिएशन कितना आपने कैलकुलेट किया था? 50,000। 3/4 कार इज फॉर पर्सनल यूज एंड 1/4 कार इज फॉर बिजनेस यूज। सो 50,000 का 3/4 आप करेंगे बच्चों, तो इट वुड कम टू 37,500, और 1/4 करेंगे तो इट वुड कम टू 12,500। तो भाई इस 37,500 को क्या कंसिडर करेंगे? ड्राइंग्स। और 12,500 को क्या कंसिडर करेंगे? बिजनेस एक्सपेंस। तो लॉजिक समझ में आया कैसे इस सेकेंड एडजस्टमेंट को टैकल अप करना है? तो ऊपर मैंने लिखा जरूर है डेप्रीसिएशन, बट मैंने रिपेयर्स की भी कहानी यहां पे आपको समझा दी। अगर यहाँ पे मोटर कार्स ड्राइवर सैलरी होता तो उसको भी आप 3/4 1/4 करते। 3/4 बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स हो जाएगा। एंड रिमेनिंग 1/4 इज फॉर बिजनेस यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिजनेस एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत कम पूछा जाता है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको साफ साफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ट्रू एप्लीकेशन नजर आ रहा है कि बिजनेस अलग 1/4 पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेसमैन अलग 3/4 पार्ट इस्तेमाल कर रहा है। सो दैट पार्ट विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस, वो पीएल में जाएगा बीइंग बिजनेस एक्सपेंस, और जो पर्सनल है ड्रॉइंग्स मान के कैपिटल में से आप उसे लेस कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? प्लीज अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। वैसे तो आगे मैंने शो भी किया हुआ इसको, बट आप इसको लिख जरूर लीजिए। चलिए, तो यू कैन सी टू दिस चिल्ड्रन, पीएल में आपको डेप्रीसिएशन कितना नजर आ रहा है? फाइनली 12,500। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 12,500 भी लिखेंगे तो
चलेगा, और शो कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रिपेयर्स कितना नजर आ रहा है? 10,000। तो जो यहाँ पे हमने मार्क किया था, मैं फिर से मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। 12,500 बिजनेस एक्सपेंस एंड 10,000 बिजनेस एक्सपेंस, ये पीएल में चला गया, नजर आ गया। एंड ड्रॉइंग्स की वैल्यू हमने कितनी बोली थी? रिपेयर्स में 30 और डेप्रीसिएशन में 37,500। सी टू इट, रिपेयर्स और डेप्रीसिएशन में रिस्पेक्टिवली सेम वैल्यूज हैव बीन रिटन। सबको समझ में आ गई बात? चलिए, assets taken over for personal use, 40,000 का फर्नीचर बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए ले गया, सो दिस वुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर और दिस वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, डिक्रीज, सिंपल एज दैट। सो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डेप्रीसिएशन विल नाउ बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट वैल्यू? 260। आई रिपीट चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट वैल्यू? 260। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना देता हूं। अगर यहां पे लिखा होता कि हमने फर्नीचर 1 अक्टूबर 21 को टेक ओवर किया एंड ट्रायल बैलेंस इज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, आपने फर्नीचर टेक ओवर कब किया है? 1 अक्टूबर को चिल्ड्रन। तो 1 अक्टूबर से पहले तो पूरा 3 लाख का फर्नीचर बिजनेस में था। 1 अक्टूबर को 40 का चला गया, कितने का बचा? तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता चिल्ड्रन, तो आप डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 3 लाख रुपीस पे कैलकुलेट होता हाफ ईयर और 260 पे भी कैलकुलेट होता फॉर हाफ ईयर। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये बातें बहुत ध्यान से देनी है। अगर एसेट में कोई भी चेंज है डेट के अकॉर्डिंगली, तो आपको डेट के अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट, ताकि आप गड़बड़ी ना करें। और ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली आपकी बुक्स में बहुत कम मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको मॉडर्न अकाउंटेंसी की बुक दी थी, जिससे आप ये धमाकेदार एडजस्टमेंट सब कर पाए। अपडेट फास्ट। होप सो एवरीबॉडी अपडेटेड दिस। ये डेट वाली कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय एक्सचेंज ऑफ असेट। क्लास 12th में आप पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, वहां पे एडजस्टमेंट 2 मार्क्स का आता है चिल्ड्रन एग्जाम में। क्रेडिटर्स इन द ट्रायल बैलेंस आर 2 लाख एंड फर्नीचर इन द ट्रायल बैलेंस इज 3 लाख। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिखा है दैट 40,000 रुपी का फर्नीचर आपने किसी क्रेडिटर को दे दिया, सो फर्नीचर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस चिल्ड्रन, इट विल गो डाउन और गो अप? It will go down. So when it will go down, what we happen to do? Subtract करेंगे और फर्नीचर कितने का बचेगा? 260। अब आप इस पे डेप्रीसिएशन निकालेंगे। 2 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स थे, 40,000 का फर्नीचर लेके खुश हो गए वो लोग। अब क्रेडिटर्स कितने के बचे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर क्रेडिटर्स पे प्रोविजन निकालने की बात आती है चिल्ड्रन, तो प्रोविजन का कैलकुलेशन आप किस वैल्यू पे करेंगे? 1,60,000 पे। वाई सर? भाई 2 लाख में से 40 के तो क्रेडिटर्स रहे ही नहीं, अब तो वो आपको डिस्काउंट क्यों देंगे? डिस्काउंट तो 160 वाले देंगे ना, तो प्रोविजन 160 पे कैलकुलेट होगा। अगेन अगर आपको ये बता दिया जाए कि फर्नीचर 1 ऑफ सो कॉल्ड अक्टूबर 21 को एक्सचेंज किया गया एंड ट्रायल बैलेंस इज एट 31 मार्च 22, तो 6 महीने आपके पास जो फर्नीचर था वो पूरे 3 लाख का था, और अगले 6 महीने जो आपके पास फर्नीचर होगा वो 260 का होगा। तो फर्स्ट 6 months डेप्रीसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड ऑन ₹3 लाख एंड नेक्स्ट 6 months चिल्ड्रन इट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन 260। और अगर आपको डेट नहीं बताई गई है तो नो प्रॉब्लम, देन वील बी कैलकुलेटिंग इट ऑन 260। सो पीपल अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट। चलिए, सो प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली। नेक्स्ट, सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट। लोग कहेंगे सर अभी तक तो जितने एडजस्टमेंट पढ़ते थे इट हैड 2 साइड्स। अगर आपको सस्पेंस अकाउंट जैसा कुछ कॉम्पोजिशन ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है, सो चिल्ड्रन इट मींस दैट इट इज अ सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सस्पेंस अकाउंट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस? 2000। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है बच्चों? रिपेयर्स है 2000 के फर्नीचर पे, was not posted to repairs account। अगर पोस्ट करते बच्चों तो डेबिट में पोस्ट करते, और हमने नहीं पोस्ट किया। आई रिपीट, हमने नहीं पोस्ट किया। कहने का मतलब आपने रिपेयर्स अकाउंट बनाया होगा, यू वर सपोज टू पुट 20, बट आपने कितना लिखा?
वही 18 कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन होते हुए ट्रायल बैलेंस के अंदर चला आया। और कितनी वैल्यू आपको लिखनी थी जो आपने नहीं लिखी? 2000 से आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट में शॉर्ट हो गया एंड टेम्परेरली आपने कैसे उसको टैली करा दिया? सस्पेंस के थ्रू। तो सिर्फ रिपेयर्स अकाउंट की गड़बड़ी है। तो सर इसको ट्रीट कैसे करेंगे? भाई सिंपल है, आप रिपेयर्स में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? और सस्पेंस को उड़ा देंगे। तो अल्टीमेटली यहां पे भी दो काम आपने किए। फर्स्ट यू एडेड विद रिपेयर्स एंड सेकंड यू रिमूव्ड योर सस्पेंस अकाउंट। आपका करेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। आई चैलेंज कि आपको सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट शायद आपके लेवल की किसी भी बुक पे कभी नजर आए, बट अगर कभी सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया 2000, 4000, 10,000 व्हाट्सएवर इट इज, इट्स अ गारंटी कि उतने एक्सटेंट तक के सिंगल साइडेड एरर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, अप टू दैट एक्सटेंट सिंगल साइडेड एरर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? चलिए, so please put this. Children, the next in sequence is goods sold on return or approval basis. अब जब आप गूगल मैप चेक करते हैं तो नजर आता है ना, ब्लू लाइन है तो ट्रैफिक नहीं है, रेड है तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, टेंशन सबसे ज्यादा है। तो ये भी रेड है तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। तो किस तरह की टेंशन देने वाले हैं सर आपको? मैं कोई टेंशन नहीं दे रहा हूं। ये चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में, या ये टॉपिक आपको सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर के नाम पे पढ़ाया जाता है और 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ये बेसिकली एडजस्टमेंट अप्लाई होता है चिल्ड्रन ऑन बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स। टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक पब्लिशर हैं। पब्लिशर का मतलब जानते हैं ना, जो बुक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। आपने साल भर में 5 लाख रुपए की सेल की। आप बोलेंगे सर 8 लाख के डेटर कैसे हो गए? भाई कुछ डेटर्स पिछले साल के थे जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं तो वो कंटिन्यू हुए, और कुछ इस साल के थे। आपने 20,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस थी गुड्स की। ये गुड्स अपने बुक सेलर्स को बेचे एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? 30,000। और किस बेसिस पे बेचे हैं? अप्रूवल। बुक सेलर्स का बिजनेस इंडिया में ऐसा ही होता है जनरली, कि भाई जितनी किताबें तुम्हारी बिक जाएंगी उसका पैसा देना, और जो नहीं बिकेंगी वो बुक्स मेरे को वापस कर देना। सर पब्लिशर क्या करेगा? अगर बहुत ढेर सारा स्टॉक बच जाएगा तो वो अगले साल कवर पेज चेंज करा देगा, कवर पेज चेंज करा देगा और रीप्रिंट के नाम पे उसको बेच देगा। बट अगर बहुत कम स्टॉक बचा है तो अगले साल उसे सैंपल कॉपी की तरह या कहीं डोनेट कर दिया जाएगा। खैर इतना एक्सपीरियंस होता है पब्लिशर्स के पास कि किस ऑथर की बुक मार्केट में कितनी बिकेगी। सो पब्लिशर्स ने बुक सेलर्स को बोला कि भाई ये 20,000 रुपए का सामान हम आपको 30,000 में दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अगर अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर देंगे तो बुक सेलर क्यों खरीदेगा, कहेगा और सस्ते में दो। तो ये बात पब्लिशर को पता है कि मैंने 20,000 की बुक्स सेलर्स को 30,000 में दी है। अगर मार्केट में ये बुक्स बिक जाती हैं तो बुक सेलर पब्लिशर को पैसा दे देगा, और अगर ये बुक मार्केट में नहीं बिकती है तो पब्लिशर के पास ये बुक्स वापस आ जाएंगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे सुनिएगा ध्यान से। सो यहां पे आप एक बुक सेलर हैं और आपने बुक्स खरीदी ऑन 27th ऑफ मार्च एंड 15 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड दिया गया है कि 15 दिन के अंदर बता दीजिए कि आप बुक्स रखेंगे, पैसे देंगे, वापस करेंगे, क्या करेंगे। तो ये 15 दिन का टाइम पीरियड चिल्ड्रन 27th ऑफ मार्च से स्टार्ट जब होगा तो खत्म कब होगा? 4 दिन मार्च के बचे, दैट इज अप्रैल 11th को ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। बट इसके बीच में चिल्ड्रन एक डेट आ रही है 31st March 22, the day on which we are supposed to prepare our final accounts. On this particular day we are not sure, I repeat children, we are not sure कि ये बुक्स वापस आएंगी या इनके बदले में पैसा आएगा। अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, आई होप सो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं 31 मार्च को प्रॉब्लम फोरसी कर पा रहा हूं कि भाई आपने 27 मार्च को गुड्स बुक्स बेची, 15 दिन का पीरियड है कि 15 दिन के अंदर अगर सामान बिक गया गिव द मनी, नहीं बिका तो मेरा सामान वापस कर दो। ये टाइम पीरियड पूरा होगा 11th अप्रैल को। तो 11th अप्रैल तक डाइसी है, वी आर इन अ डिलेमा कि पैसा आएगा कि बुक्स आएंगे। 31st मार्च को
हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान हमारे बुक सेलर्स के पास पड़ा है, वी आर द पब्लिशर्स, ये सेल होगा या वापस आएगा। हो सकता है सेल हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, वापस आ जाएगा तो ये जो सेल है दिस वुड बी ट्रीटेड नॉट एज अ सेल। और जो बुक सेलर्स हैं क्या इन्हें आप डेटर्स मानेंगे जब सामान ही वापस आ गया? नॉट एट ऑल। भाई सामान बिकता उधार में तो डेटर होते हैं ना। तो 31 मार्च को सर क्या लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या डिसीजन लें हम? आप खराब से खराब क्या अज्यूम करेंगे? गुड्स वुड बी सोल्ड और दे वुड बी रिटर्न्ड बैक, दे वुड बी रिटर्न बैक। खराब से खराब आप सोच लेंगे कि सामान आपका वापस आ जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, सामान वापस आ जाएगा। तो जब सामान वापस आ जाएगा, इन दैट केस चिल्ड्रन, ये जो सेल आपको नजर आ रही है 5 लाख की, क्या ये 5 लाख की होगी? नो, इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल ऑलरेडी जुड़ी है। तो आप सेलिंग प्राइस को सेल्स में से लेस कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जब ये सेल ही नहीं है, विल वी बी कॉलिंग दीज पीपल एज आर डेटर्स चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। जब ये सेल ही नहीं है तो डेटर्स किस बात के? तो सेलिंग प्राइस को आप सेल्स में एज वेल एज डेटर्स में क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? चिल्ड्रन हर्ड दिस वेल? पक्का? एंड कल को ये गुड्स अल्टीमेटली हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास 1 लाख का स्टॉक है, कल को ये भी आ जाएगा तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 120। तो 1 लाख को आप 120 कैसे करेंगे? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो बस दो बातें याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है एंड सेलिंग प्राइस को सेल्स एंड डेटर में माइनस करना है। अब मैं आपको इसके लिए एक रिमेम्बरेंस टेक्निक बता देता हूं। सेल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? और ये गुड्स बी सोल्ड है चिल्ड्रन, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। गुड्स सोल्ड एंड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। किसको सेल किया हमने? डेटर को, तो डेटर में भी वही वैल्यू माइनस कर देनी है। समझ में आ गया? तो सेलिंग प्राइस सेल्स में से भी माइनस हो जाएगी एज वेल एज डेटर्स में से माइनस हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक स्टार्ट्स विद द लेटर सी एंड कॉस्ट प्राइस स्टार्ट्स विद द लेटर सी। चोर चोर मौसेरे भाई, सी से चोर भी होता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक सी से स्टार्ट होता है, कॉस्ट प्राइस सी से स्टार्ट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में आप कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। सेल्स में से गुड सोल्ड और किनको बेचा गया? डेटर को। सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस विल बी डिडक्टेड एंड कॉस्ट प्राइस वुड बी एडेड। इसको मार्क कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। सेलिंग प्राइस वुड बी डिडक्टेड एंड कॉस्ट प्राइस वुड बी एडेड। तो इस एडजस्टमेंट के 4 पैरामीटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेल्स में और डेटर्स में सेलिंग प्राइस माइनस होगा और दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में चिल्ड्रन कॉस्ट प्राइस प्लस हो जाएगा। सो लोगों को समझ में आया ये एडजस्टमेंट कहां पे काम करता है? तो बुक सेलर्स के केस में ये एडजस्टमेंट बहुत काम करता है हमारी कंट्री में। बी क्विक। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। हमने 20,000 रुपए का सामान अपने बुक सेलर्स को बेचा 30 में। ऑन व्हाट बेसिस? अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, कि बिक जाएगा तो पैसा दे देना, नहीं तो सामान वापस कर देना। 31 मार्च तक उन्होंने हमें नहीं बताया कि क्या करना है, तो वी अज्यूम खराब से खराब क्या होगा? वापस आएगा। तो वापस आएगा तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। गॉट इट क्लियर? और ये सेल कैंसिल करनी पड़ेगी, तो सेल में से भी माइनस एज वेल एज डेटर्स से भी माइनस। ठीक, चलिए। So children, adjustment number 28 and probably the last one. Businessmen are very conservative. By every person is conservative. So they would like to save some money for future or they won't be saving anything. They would. And यहाँ पे लिखा है कि 10% of the profit कहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये एकदम मैनेजर्स कमीशन की तरह लग रहा है। तो इसमें भी आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग चलता है। तो इस रिजर्व को चिल्ड्रन आप पीएल में क्या करेंगे? पीएल में क्या करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट कर देंगे। रिजर्व का पैसा रखा तो बिजनेस में जाएगा, बट अल्टीमेटली बिलोंग किसको करता है? बिलोंग किसको करता है? ओनर को। बट ओनर के पास तो नहीं है, स्टिल केप्ट वेयर? इन द बिजनेस। सो चिल्ड्रन इट्स अ लायबिलिटी और इट्स एन असेट। बताइए भाई, पैसा बिजनेसमैन का है, रखा बिजनेस में है, तो बिजनेस के नजरिए से सोचिए
बिजनेस में कुछ ऐसा पैसा रखा है जो बिजनेस का नहीं है, ओनर का, इट्स अ लाइबिलिटी, तो विल अपीयर वेयर इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ ये 20 समझ में आ गया, ये 20 समझ में आ गया, ये कहां से चला आया? तो ये क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेव्ड टिल प्रीवियस ईयर, और ये जो 20 है सेव्ड इन करंट ईयर, और इस 90 को बोलेंगे सेव्ड टिल द एंड ऑफ करंट ईयर। बातें याद रहेंगी? तो आपके घर में एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक जानते हैं ना, जहां पे पिग्स को रखते हैं हम, गुल्लक। 10th क्लास तक आपने गुल्लक में 70,000 रुपीज सेव किया, 20,000 क्लास 11th में सेव कर लिया, तो टोटल 12th क्लास में जाने से पहले कितनी सेविंग्स होंगी? 90,000। समझ में आई बात? चलिए बी क्विक टू दिस। ये सबको बात क्लियर हो गई? वाई रिजर्व इज अ लायबिलिटी? बिकॉज पैसा ओनर का है, बट इट इज केप्ट टू वेयर चिल्ड्रन? इन द बिजनेस। तो बिजनेस में कुछ ऐसा रखा है जो उसका है नहीं, इट्स अ लायबिलिटी। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनको अपने घर के नौकरों में, बच्चों में किसी में भरोसा नहीं है, तो उन्होंने मम्मी के पास 70,000 रुपीज रखवा दिए, तो मम्मी के लिए दैट मनी वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? लायबिलिटी। 20,000 रुपीज उन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके और लाके मम्मी को दे दिया और बचा दिया, मम्मी के लिए स्टिल अब लायबिलिटी कितनी हो गई? 90,000। चलें आगे। चलिए, लोग कहेंगे सर आप तो कह रहे थे लास्ट एडजस्टमेंट है, ये मनूस कहां से आ गया? चिल्ड्रन ये भी लास्ट ही है। अगर आपको याद हो, मैंने जब एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था 4 क्लास पहले, तो मैंने आपको एक प्रीपेड का एग्जाम्पल दिया था ना, ये एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन? 20,000। इस 20 में 16,000 रुपए की एक एक्सपेंस की कैटेगरी है, और 4,000 रुपए इज व्हाट चिल्ड्रन? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 4,000 रुपए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 30th जून 2020 को। कब पे किया है? और आपका बच्चों ईयर कब एंड हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये ईयर चिल्ड्रन स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल 19 को। तो अप्रैल आप भी लिख सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अब बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? आई डिडंट से कि मैं अकाउंटिंग ईयर लिख रहा हूं। आपका अकाउंटिंग ईयर चिल्ड्रन यहां से यहां तक का होगा। कहां से कहां तक का? दैट इज अप्रैल टू मार्च। यस और नो? पक्का? बट द पेमेंट दैट इज बीइंग डन, दैट वाज डन, वो कब से कब तक का है? जून से लेकर अगले जून तक का। यस और नो चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी मेरी बात आपको? तो आपका अकाउंटिंग ईयर चलेगा अप्रैल से मार्च, 12 मंथ्स। पेमेंट आपने किया, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, रुक जाइए मैं ठीक कर लूं इसको जरा। आई कुड हैव रिटन 30th जून को पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई होगी। चलिए, सो चिल्ड्रन आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को खत्म होता है। कितने मंथ्स हैं टोटल? 12। आपने 4,000 रुपए ऐसी एसेट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जो एक्सपायर कब करेगी? जून 20 को। तो चलन जून 20 को एक्सपायर करेगी, तो डेफिनेटली स्टार्ट कब हुई होगी लिस्ट? पिछले साल जुलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। भाई 12 महीने तो कॉमन है, अकाउंटिंग ईयर भी 12 महीने का है और पेमेंट भी 12 महीने का है। बट क्या ये दोनों 12 महीने कोइंसाइड कर रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमारा अकाउंटिंग ईयर चिल्ड्रन कहां पे खत्म हो गया? मार्च में खत्म हो गया। बट पेमेंट हमने कहां तक के लिए किया हुआ है? जून तक के लिए। सो वोंट वी बी कॉलिंग दिस पीरियड एज चिल्ड्रन प्रीपेड?
अप्रैल मई जून जो अगले साल का है, आपने पेमेंट उसके लिए भी कर दिया है, यस और नो? बट क्या आपको बेनिफिट मिलेगा उसका? नो। तो ये जो 4,000 रुपी है, इट इज पेड फॉर 12 मंथ्स, बट कौन से 12 मंथ्स? जो स्टार्ट हुए अल्टीमेटली जुलाई 1 को और खत्म कब होंगे? जून 30 को। बट हमारा सेशन कब एंड हो जा रहा है? मार्च में। ये 3 महीने ऐसे हैं जो इस सेशन में बेनिफिट नहीं देंगे, कब देंगे? अगले सेशन में। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो इन 3 महीनों का प्रीमियम कितना होगा चिल्ड्रन? 1000। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये प्रीपेड ही है, सिर्फ कैलकुलेट करने का एक तरीका नया था। तो आप जनरल एक्सपेंस लिख सकते हैं 16, इंश्योरेंस 4, उसमें से -1। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पूरे 20,000 में से 1 माइनस करके आउटर कॉलम में कितना शो कर देंगे? 19,000। टोटल तो 19 ही आ रहा है ना? समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? क्लियर? अब एक स्टोरी में ट्विस्ट और बता रहा हूं आपको। यहां पे किस तरह के एक्सपेंस की बात की गई है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स माना गया है। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 8 महीने का इंश्योरेंस कर दो, 7 महीने का कर दो, जनरली ऐसी नहीं होती है। होती है वॉयज इंश्योरेंस, शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री गया, 4 महीने का वॉयज है, वहां 4 महीने की पॉलिसी होती है। बट जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज 12 मंथ्स या उसके मल्टीपल में ही होंगी। अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? आप हो सकता है 36 मंथ्स का प्रीमियम एक साथ सब मानने को तैयार हूं मैं, वही 12 एंड उसके मल्टीपल्स में होगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस 1 अप्रैल को कराया होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना होती, बिकॉज ईयर भी मार्च में एंड होता और आपका एसेट का इंश्योरेंस, सॉरी, जो अकाउंटिंग सेशन है वो भी मार्च में ही एंड होता। फाइन? इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज डू आस्क। चलो, सो पीपल अंडरस्टूड कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, क्यों बाय डिफॉल्ट 12 माना गया, समझ में आ गया? चलिए, सो मूविंग नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। चलो, आपको कुछ क्लास असाइनमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी नजर आ रहे होंगे। तो एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, इट्स वेरी 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 इजी एज सच। सो नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन विल बी टेकिंग अप दीज। आप बस एक छोटा सा काम करिएगा इस पहले क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट चिल्ड्रन क्लोजिंग स्टॉक का है, आई होप सो सबको पता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट करना और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखना है। सेकेंड एडजस्टमेंट से ट्रेडिंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, नॉर वी आर कंसर्न विद दिस, नीदर दिस नॉर दिस। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अगली क्लास से पहले रेडी कर लीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फॉर्मेट है और यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। डेप्रीसिएशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस, फर्दर बैड डेट्स, रेंट, इसका भी आप ट्रेडिंग रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मेट्स यहां बने हुए हैं। होप सो आपके पास जो वर्कबुक होगी उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप दोनों के ट्रेडिंग अकाउंट रेडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों बना सकते हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं इनका हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक तो आप जानते ही नहीं है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यू आर सपोज टू प्रिपेयर व्हाट बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनके पीएल और बैलेंस शीट में आपके साथ एक्ट करूंगा। फाइन? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।